नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हिंदी ही नहीं बल्कि दूसरे विषयों की भी आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और धीरे धीरे अब ठंड महसूस होने लगी है और ठंड में हम सभी ये मानते हैं कि बड़ा अच्छा मौसम होता है और बहुत ही सुखद एहसास होता है गुलाबी ठंड की जब शुरुआत होती है। हालांकि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो थोड़ी मुश्किलें होती हैं लोगों को, लेकिन फिर भी आमतौर पर लोग ठंड के मौसम को बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ देखिए कि जो आपकी लेखिका है मधु कांकरिया, वो भी हिमालय की वादियों में घूम रही हैं और ठंड का एहसास कर रही हैं। लायोंग में जाकर के ठहरी हुई हैं तीस्ता नदी के किनारे। यहीं पर हमने अपना पाठ जो है वो रोका था। ठंड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो थोड़ी सी बात हम और कर लें कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम सभी स्कूलों में हुआ करते थे तो आपको याद होगा कि ठंड के दिनों में हम सभी, जो हमारा सोशल क्लब होता था, जो वो अ, कंबल लोगों में बांटता था। जो गरीब हैं, जो लोग कंबल खरीद नहीं सकते, सड़कों के किनारे सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, उन सभी को हम लोग कंबल बांटा करते थे। आपको याद है ना, आप सभी जाया करते थे। और हम लोग ये भी करते थे कि हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं, पहनने लायक हैं, जिन्हें अब हम पहनना नहीं चाहते, हमने नया खरीद लिया है और हमारे पास दो से अधिक हो गया है, तो हम लोग क्या करते थे आपको याद है कि असेंबली में हम सभी लोग इस बात की उद्घोषणा करते थे कि जिसके पास भी इस तरह के कपड़े हों, गर्म कपड़े हों, वो ले करके आए, फिर हम सभी उसे चलेंगे आसपास के गांवों में। सड़कों पर जो बच्चे दिखेंगे जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, हम उन्हें देंगे, हाथों में दे के आएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस काम को आज की परिस्थिति में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं बच्चों कि आप सभी अपने जो आदरणीय आपके माता पिता हैं, उनसे आप एक बार निवेदन करेंगे कि हम सब स्कूलों में थे तो इस तरह से किया करते थे, मम्मी इस तरह से किया करते थे, पापा, तो क्यों ना हम इस बार भी करें। तो कुछ नहीं, एक परिवार से अगर एक या दो कपड़े भी निकल जाएं तो हम जाएं आसपास के गांवों में और उसे हम किसी को दे करके आ जाएं। तो इस मौसम की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाएगी, है कि नहीं? और इसमें ज्यादा देर नहीं करना है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड का इंतजार नहीं करना है हमको। मान लीजिए कि अगर हम अक्टूबर का महीना चल रहा है, ठंड अब हम महसूस करने लगे हैं, तो हमारे गर्म कपड़े अब निकलेंगे धीरे धीरे। तो उन्हीं में से आप छांट लीजिए कि किस एक कपड़े को इस साल आप नहीं पहनना चाहते, या यदि आपने ये तय किया है कि आप कुछ नया खरीदेंगे, तो जिसे आप नहीं पहनना चाहते उसे अपने आदरणीय माता पिता से कहिए कि हमें लेकर के कहीं चलिए और हम उसे देख के आते हैं। तो एक तरह से एक घूमना भी हो जाएगा और कुछ बच्चों को आप कुछ दे के आ जाएंगे, साथ ही कुछ चॉकलेट वॉकलेट भी खरीद लीजिएगा और बच्चों को बांट के आ जाइएगा। तो इससे आपके मौसम की शुरुआत बड़ी अच्छी हो जाएगी, है ना? मैं भी ऐसा करूंगा, मैं जाऊंगा तो बांटूंगा और बांट करके आऊंगा। और एक और बहुत मजेदार बात वो ये कि आप अगर चाहें तो उसके फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं। देखिए, इसलिए नहीं कि हम बहुत प्रसिद्ध होना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। किसी को आप कुछ देते हैं तो उस पर एहसान नहीं करते हैं। ये अपने हिस्से का एक काम है, बहुत ही सामान्य सा काम है जिसे हमें करना चाहिए। हम अपने भाई बंधुओं को ही दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं किसी पर। तो यदि हम उसका मान लीजिए छोटा छोटा क्लिप बना लेते हैं तो उसे फिर हम लोग जोड़ देंगे तो एक अच्छा खासा हमारे पास एक वीडियो तैयार हो जाएगा। फिर हम उसे अपने स्कूल पर शेयर कर देंगे कि देखिए हमने ये काम किया है। और ख़ास तौर पे जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैं तो आधिकारिक तौर पर 10th ई और 10th बी को पढ़ाता हूँ, तो 10th ई और बी के बच्चों से तो मेरा निवेदन है ही है। साथ ही इस वीडियो को और भी बच्चे देख रहे हैं, जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं। जो स्कूल से बाहर के जो बच्चे देख रहे हैं वे भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात होगी, बहुत अच्छी बात रहेगी कि
आप लगभग 100-150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, अगर उनमें से कुछ लोग भी ऐसा करें तो ये बहुत ही बढ़िया है। तो ठीक है, इस उम्मीद के साथ कि हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे, और नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हमको ऐसा करना ही है, अब सर ने कहा है तो हमको करना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हो जाए तो करना है, ना हो पाए तो कोई बात नहीं है। चूंकि हम स्कूलों में थे तो करते थे, इसलिए मैंने आपको मैंने याद दिलाया कि देखिए हम भूल न जाएं कि हम क्या किया करते थे, है ना। तो शुरू करें, अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करें। तो एक पिछली 3 कड़ियों में हम हिमालय में घूम रहे थे, लेखिका के साथ घूम रहे थे, और लेखिका हम लोगों को युमथांग पहुंचाने से पहले लायुंग में ला करके बैठा दी है। लायुंग में तीस्ता नदी है, जिसका चित्र मैंने आपको दिखाया था। तीस्ता का जो चित्र मैंने दिखाया था वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाके का दिखाया था, लेकिन आप ये फर्ज करिए कि उसी के आसपास कोई बस्ती रही होगी, और उस बस्ती में एक छोटे से लकड़ी के कॉटेज में टूरिस्ट जो हैं, सैलानी जो हैं, वो ठहरे हुए हैं, और वहां पर ले जाकर के लेखिका ने हमें रोका था। अब हम वहां से आगे चलेंगे। देखिए पृष्ठ क्रमांक है ये, पृष्ठ क्रमांक है 24 और उसका अंतिम पैराग्राफ, ठीक है। अभी पाठ थोड़ा बचा हुआ है बच्चों, मुझे लगता है कि 2 कड़ियां और लगेंगी इसे खत्म होने में, और 1 कड़ी में हम इसके प्रश्नोत्तर पर बातचीत करेंगे, थोड़ी सी बातचीत और। ये कि आप सभी देख रहे हैं कि परीक्षा लेने का जो तरीका है वो बदल गया है ना। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहे हैं, बहुवैकल्पिक प्रश्न आ रहे हैं, तो उस तरह से अब पढ़ाई करिए आप लोग, एक एक पंक्ति की पढ़ाई होगी। अब ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपसे पूछा गया और आपने उसका जवाब दे दिया। आप पाठ को तो निश्चित तौर पे समझ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले की तरह पढ़ाई करें। अब आपको जैसे कि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक एक पंक्ति से सवाल बनेगा, एक एक पंक्ति से प्रश्न बनेगा, और उसका उत्तर देने के लिहाज से आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नाम है वो याद रखिए, घटनाक्रम याद रखिए, गाइड का नाम याद रखिए, सहेलियों के नाम याद रखिए, कब कौन कहाँ पहुंचा, कौन सी नदी है, कौन सा वाटरफॉल है, ये सारा चीज है ना, ये आप याद रखेंगे तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह के हैं। तो पढ़ना शुरू करूं मैं। पृष्ठ क्रमांक 24, अंतिम पैराग्राफ, ठीक है। मैं पढ़ना शुरू करता हूं, और कैमरे के पीछे भी 2-3 छात्र बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, जो मुझे यहाँ बैठ करके सुनना चाहते हैं वो वहां बैठे हुए हैं। मैं ठीक दिख रहा हूँ, फ्रेम ठीक है? ओके, पीछे बैठे हुए हैं। मैं पढ़ता हूं। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तीस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तीस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तीस्ता नदी में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, मंदिर की घंटियों सी घुंघरुओं की रुंझुनाहट सी, आंखें अनायास भर आईं। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे मेरे भीतर उगने लगा। वहीं सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। इसे समझिए, देखिए।
आती हैं वो तीस्ता नदी के किनारे बैठ जाती हैं, शाम का समय है, मध्यम हवा चल रही है, जो पक्षी हैं वो अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, नदी बह रही है। उसी नदी में, तीस्ता नदी में ऊपर से एक झरना गिर गिर रहा है, उसमें मिल रहा है। वहीं पर उनका कॉटेज है, वहीं वो बैठी हुई हैं। इस संपूर्ण खूबसूरत दृश्य को देखकर उन्हें रुलाई आने लगती है, वो रोने लगती हैं और उस रुलाई में बहुत सारा चीज वो महसूस करती हैं। वो पूरी दुनिया से कट जाती हैं, सिर्फ उनके सामने यह खूबसूरत दृश्य है और उनकी रुलाई है। फिर वो उस दृश्य को अपने भीतर महसूस करने लगती हैं और कहती हैं कि यही शांति है, यही जीवन है। यदि प्रकृति अखंडित है, प्रकृति को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो वही खूबसूरती है, वही जीवन है। प्रकृति को जैसे ही हमने नुकसान पहुंचाया तो समझ लीजिए कि सारा मामला खत्म। समझ रहे हैं आप? प्रकृति को हम जब तक बचा कर रखेंगे, ये जो मेरे सामने दृश्य है, इसे हम जब तक बचा कर रखेंगे तभी तक जीवन है। अगर हम इसे नहीं बचाएंगे तो मनुष्य जाति के बचने की कल्पना हम नहीं कर सकते। मनुष्य जाति क्या, किसी भी जीव के बचने की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो कहती हैं कि वही शांति है, वही सौंदर्य है, जहां पर अखंडित प्रकृति है, जहां प्रकृति अपने सुर, लय, ताल सब के साथ चल रही है। इसे थोड़ा सा भी हमने भंग किया, यदि हमने इसे थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, यदि हमने इसे थोड़ा सा भी खराब किया, तो समझिए कि हम अपराध कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं बच्चों। ये अपराध है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना अपराध है। अब जब लेखिका ऐसा कह रही है तो थोड़ा आप अपने आसपास नजर घुमा के देखिए कि हम प्रतिदिन कितने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। यदि हम वृक्ष की एक शाखा काटते हैं तो समझिए कि कहीं एक अपराध हो रहा है हमसे। ठीक है, तो लेखिका कहती है कि अब मेरे लिए हिमालय एक दर्शन बन गया है। देखिए पंक्तियां ना, कि हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। इस पंक्ति का क्या अर्थ हुआ, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। दर्शन का मतलब होता है बच्चों देखना। कहते हैं ना कि हमने मंदिर में दर्शन किया, हमने किसी का दर्शन किया। दर्शन का मतलब होता है बच्चों देखना। तो लेखिका कहती हैं कि पहले हिमालय मेरे लिए कविता का विषय था। मैं हिमालय को देखकर, हिमालय से प्रभावित होकर के, हिमालय की प्रकृति से प्रभावित होकर के कविता लिख रही थी। लेकिन अब कविता से भी आगे की बात हो गई है, अब हिमालय मेरे लिए दर्शन है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब ये हुआ कि अब मैं संपूर्ण रूप से हिमालय को देख करके और उससे ज्ञान अर्जित कर रही हूं। पहले जब मैं आई थी तो ये सोच के आई थी कि सिर्फ हिमालय को देख लूंगी कि हाँ भाई हिमालय कैसा है, कैसा दिख रहा है। हिमालय बड़ा अच्छा दिख रहा है, बर्फ है चारों ओर, ओहो जन्नत बिखरी पड़ी है। सिर्फ इतना ही मेरे लिए था। लेकिन जब मैं हिमालय के सामने आई तो अब हिमालय मेरे लिए सिर्फ देखने का विषय नहीं रह गया, हिमालय मेरे लिए दर्शन बन गया है। दर्शन मतलब ज्ञान प्राप्त करने का जरिया। देख कर, दर्शन मतलब जब हम किसी को देखते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि यह चीज जो ऐसी है वो क्यों है। फिर से समझो इसको, दर्शन का मतलब होता है देखना। सारे लोग ध्यान मेरी ओर लगाएंगे, आपका ध्यान अगर इधर उधर है तो आप इस पंक्ति को नहीं समझ पाएंगे। चलिए मेरी ओर ध्यान दीजिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। दर्शन का मतलब क्या होता है? दर्शन का मतलब होता है देखना और देख कर ज्ञान अर्जित करना। किसी भी वस्तु को देखकर उसके बारे में ज्ञान अर्जित करना, है ना? सोचना, समझना कि यह वस्तु अगर ऐसी है तो क्यों है। यही चीज हिमालय के साथ था। मैं गई थी हिमालय को सिर्फ सामान्य तौर पे देखने के लिए, लेकिन अब जबकि मैं हिमालय को देख रही हूं तो अब मैं उस तरह से नहीं देख रही हूं हिमालय को। अब मैं हिमालय से ज्ञान प्राप्त कर रही हूं। अब मैं हिमालय को देखकर कुछ सीख रही हूं। कहती है ना कि मेरे भीतर ज्ञान का एक नन्हा बोधिसत्व जग गया है। देखो पीछे की पंक्तियां पढ़ो, लिखा है लेखिका ने कि मेरे भीतर एक ज्ञान का बोधिसत्व जग गया है। क्या अर्थ हुआ इसका?
कि मैं बोधिसत्व बोलते हैं बुद्ध को, महात्मा बुद्ध का नाम बोधिसत्व था, ठीक है। तो ज्ञान का बोधिसत्व, जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो अपने आप वो बात बुद्ध से जुड़ जाती है। तो ज्ञान का बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ज्ञान का बोधिसत्व का तात्पर्य है कि हमारे भीतर एक ज्ञान की ज्योति जग गई है। और वह ज्ञान की ज्योति कैसे जगी? हिमालय को देखकर, क्योंकि हिमालय हमारे लिए एक दर्शन बन गया है। समझ रहे हैं आप? तो अब हिमालय सिर्फ कविता लिखने का विषय नहीं है, हिमालय देखकर ज्ञान प्राप्त करने का विषय बन गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि लेखिका क्या ज्ञान प्राप्त कर रही है हिमालय को देखकर? तो वही ज्ञान प्राप्त कर रही है जो मैं अभी आपको बताया कि उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि वास्तव में प्रकृति की जो संपूर्ण अखंडता है, प्रकृति अपने सुर लय ताल में चल रही है, और ये जब तक चलेगी तभी तक जीवन बचा रहेगा। इसे जैसे ही मनुष्य तोड़ देगा, प्रकृति खंडित हो जाएगी, और खंडित होते ही प्रकृति के यह जो खूबसूरत धरती है वह बर्बादी के रास्ते पर चली जाएगी। और फिर अपनी तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इसे न तो आप बचा पाएंगे और इसे न तो मैं बचा पाऊंगा, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये ज्ञान प्राप्त कर रही है वो हिमालय को देख करके कि देखो हिमालय, तुम हमारी बहुत रक्षा कर रहे हो। बच्चों, अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तरी ध्रुव से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण भारत जो है वो बर्फीला इलाका होता। आप समझ रहे हैं? हिमालय 8 किलोमीटर, 8.25 किलोमीटर, 8,848, अगर मैं गलत नहीं हूं मुझे सुधार देना, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो, मैं थोड़ा सा हो सकता है कि आपको सही फिगर नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसा ही कुछ है, 8.25 किलोमीटर आप मान लीजिए, उतनी खड़ी ऊंचाई है। उसने आपको बर्फीली हवाओं से बचाया हुआ है। तो सवाल यह कि जैसे ही हम इस प्राकृतिक दर्शन के साथ खिलवाड़ करते हैं, इस प्राकृतिक सुर लय और ताल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी, और नष्ट हो जाएगी तो संपूर्ण मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। यही ज्ञान प्राप्त कर रही हैं। इसीलिए कह रही हैं कि हिमालय मेरे लिए अब एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है। उसे फिलॉसफी कह रही हैं, वो दर्शन कह रही हैं, ठीक है। क्षमा करेंगे, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अंधेरा होने के पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। अंधेरा, ये जो बातें हो रही हैं वो शाम की हो रही हैं। तो अब वो क्या करती हैं कि अंधेरा होने से पहले वो थोड़ा और आगे चली जाती हैं नदी में, पत्थरों से होते हुए नदी में, नदी की ओर पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो कह रही हैं कि अंधेरा होने से पहले ही किसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तीस्ता नदी की धार तक पहुंची। बहते पानी को अपनी अंजुली में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा, हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूं? पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना, भीतर का सारा हालाहल, सारी तामसिकताएं बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। जितेन ने, पहले हम इसे यहां तक समझें कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। कह रही हैं कि जैसे ही अंधेरा होने को आया, मैं नदी की ओर और बढ़ गई। आमतौर पे हम क्या करते? हम ये करते, अरे अंधेरा होने को आया और हिमालय की कड़कड़ाती ठंड है ना, हम क्या करते? अरे रात होने को आया, चलो कॉटेज में चलते हैं। लेखिका ने ऐसा नहीं किया। लेखिका क्या करती हैं? लेखिका जैसे ही और रात गहराने लगती है, मतलब शाम और गहराने लगती है, तो वो और नदी की ओर बढ़ जाती हैं और जाकर एक पत्थर पर बैठ जाती हैं और अंजुली में पानी उठाती हैं। अंजुली, ये चुल्लू, उसे अंजुली कहते हैं। तो अंजुली में पानी उठाती हैं और कहती हैं कि क्या संकल्प लूं?
वो कहती हैं कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में संकल्प लिया जाता है हाथ में पानी लेकर के। पूजन की जो पद्धति होती है, आप अपने आदरणीय माता पिता से पूछिएगा कि संकल्प कैसे लेते हैं, तो वो बताएंगे आपको कि हाथ में पानी लेते हैं हम लोग, और ऐसे पानी लेते हैं और उसमें थोड़ा चावल डाल करके और एक फूल और ऐसे रख के और संकल्प लिया जाता है कि आज मैं ये संकल्प करता हूं कि आज से मैं ये ऐसा ऐसा फला फला काम करूंगा, ऐसा करके और संकल्प छोड़ा जाता है। ठीक है, तो पानी अक्षत सब हम छोड़ देते हैं, तो ये संकल्प लेने की परंपरा है। तो लेखिका को वो बात याद आ जाती है। जैसे ही वो अपने अंजलि में पानी उठाती हैं तो उन्हें यह बात याद आ जाती है कि हमारे यहाँ उत्तर भारत में हाथ में अंजलि में पानी भरकर संकल्प लिया जाता है, तो क्यों ना मैं एक संकल्प ले लूं। तो क्या संकल्प लेती हैं? कहती हैं कि मेरे भीतर की सारी तामसिकताएं, सारा हालाहल, हालाहल मतलब जहर, हालाहल मतलब विष, ठीक है। कहती हैं कि मैं इस पानी को लेकर संकल्प नहीं कर रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं। संकल्प और प्रार्थना में अंतर होता है। संकल्प जब हम अपना निश्चय करते हैं, और प्रार्थना जब हम दूसरे के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऐसा करिए कि ऐसा हो जाए, तो प्रार्थना कर रही हैं पानी को हाथ में लेकर के। कह रही हैं कि हे हिमालय ऐसा करिए कि आपका ये जो जल है इसे मैं अपनी अंजलि में भरकर आपसे यह प्रार्थना करती हूं कि मेरे भीतर का जो जहर है, मेरे भीतर की जो तामसिकताएं हैं, वो इसी तीस्ता नदी के पानी में बह जाए। तो बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ? क्या लेखिका के भीतर जहर भरा था? क्या लेखिका एक जहरीली स्त्री है? ऐसा नहीं है। भीतर का जहर, भीतर का हालाहल का मतलब होता है, भीतर की तामसिकताएं का मतलब होता है कि हमारे भीतर जितनी भी नकारात्मकता है, हमारे भीतर जितनी भी गलत आदतें हैं, हमारे भीतर जो कमियां हैं, हमारे भीतर जो गंदगी है, वह सब कुछ निकलकर और इस पानी में बह जाए। हम एक खालिस, शुद्ध, एक अच्छे इंसान के रूप में बच जाएं, ये वो कहना चाहती हैं लेखिका। और फिर कहती हैं कि मैंने ये संकल्प लिया कि मेरे भीतर की सारी तामसिकताएं, सारा हालाहल, सारी नकारात्मकता, सब कुछ बह जाए, मैं सकारात्मक हो जाऊं। और धीरे धीरे जब मैंने ऐसा संकल्प किया, जब मैंने ऐसी प्रार्थना की हिमालय से, तो देख रही हूं कि धीरे धीरे रात गहरा रही है और हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया। क्या अर्थ होता है काला कंबल ओढ़ लिया? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जो हिमालय सूरज के चमकते समय दूध की तरह दिख रहा था, अब सूरज के डूबते ही, जैसे जैसे सूरज डूबा तो लाल रंग का दिखाई देने लगा, और जब एकदम डूब गया तो एकदम काला, क्योंकि वह बर्फ है ना। बर्फ एक शीशे की तरह होता है, आईने की तरह। तो उस पर जब काली अंधियारी रात का आकाश जब छाता है उसके ऊपर, तो हिमालय भी काला दिखाई देने लगता है। तो वह बर्फ बिल्कुल काले रंग का दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कह रही हैं कि काला कंबल हिमालय ने ओढ़ लिया। हालांकि उस कालेपन में भी हिमालय का जो सफेदी है वो दिखता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हम कोई काला फिल्म, जैसे सूरज को देखने के लिए हम एक्सरे की फिल्म लेकर कैसे देखते हैं तो सूरज जैसा दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखने लगा हिमालय। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रही हैं कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था, जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया, तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे देखते रह गए। कितना आनंद भरा था उसके भीतर,
कहां से आता था इतना आनंद। अब यहाँ पर यह है कि जो जितेन है वो जब रात हुई तो कैंप फायर हुआ। आप सभी को मालूम है ना, कैंप फायर में हम लोग क्या क्या करते थे स्कूल में, याद है ना? वैसा ही तो जितेन अपने साथियों के साथ, नेपाल के हैं चूंकि जितेन, और वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो स्थानीय कलाकार वहाँ आकर के और गीत गीत गाने लगे और नाचने लगे अपना ढोल बजा बजा के। तो सारे लोग जो हैं गोल गोल घेरा बना के नाचना शुरू किए और ऐसा लगा कि जैसे कोई आदिम रात्रि महक उठी। आदिम मतलब प्राचीन। तो ऐसा लगा कि हम प्राचीन समय में पहुंच गए। पूरा आज का युग नहीं है, कोई पुराना युग है जिसमें हम ढोल मांदर बजा करके और गा रहे हैं और नाच रहे हैं। और कहती हैं कि उनकी एक सहेली है मणि, जिनकी उम्र 50 साल है, वो भी आई हैं साथ में। वो इतना खूबसूरत नृत्य प्रस्तुत की, इतना खूबसूरत नाची उस 50 साल की उम्र में कि लेखिका हतप्रभ हो गई कि ये तो मैंने जो 17-18 साल की जो लड़कियां हैं जितनी खूबसूरती से नाचती हैं बिना थके, ये तो उनको भी हरा दी। इतनी ताकत, इतनी क्षमता और इतना खूबसूरत नृत्य मणि ने प्रस्तुत किया। फिर कहती हैं कि कहां से आता था इतना आनंद। तो निश्चित रूप से वह आनंद हिमालय ने दिया था। अब देखिए ये लायुंग की रात थी। अभी हमने लायुंग के शाम से परिचय प्राप्त किया, फिर लायुंग की रात से परिचय प्राप्त किया, अब लायुंग का सवेरा। ध्यान दीजिए, लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य, बेहद शांत। तीस्ता नदी की शांत धारा के समान ही कल कल बहती हुई। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार है। परीक्षा में आ सकता है कि लायुंग के लोगों की आजीविका का साधन क्या क्या है। तो आलू की खेती, धान की खेती और दारू का व्यापार। देखिए शराब जो है वो आदिम जीवन में, शराब माने जो मैं ऐसे ऐसे दारू की बात कर रहा हूं जो उनके उनके घरों में बनता है और उसे भगवान को चढ़ाया जाता है ना। तो उसे वहां बुरा नहीं माना जाता, उसका व्यापार होता है। घरों में बनता है चावल, महुआ और वहां का जो स्थानीय उत्पाद होगा उसका शराब बनता है और वह वहां पर स्थानीय रूप से बिकता है। तो ये वहां के लोगों का मुख्य मुख्य काम है। आप तिब्बत यहाँ चले जाइए, मैनपाट चले जाइए, वहां पर देखिए कि धान और आलू की खेती हो रही है। आलू की तो जबरदस्त खेती हो रही है वहां पर। तो इसी तरह से वहां पे भी आलू, धान और दारू, तो ये तीन चीजें याद रखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न में प्रश्न आ सकता है कि लायुंग के लोगों का जो मुख्य व्यापार है वह है आलू, धान, दारू, आलू, दारू, दाल, दाल, दारू, सब्जी, ऐसा। तो ये तीन जो कॉम्बिनेशन है वो आप याद रखिएगा। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। सुबह में अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। लायुंग जो है वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन अप्रैल के महीने में गर्मियां शुरू हो जाती हैं तो 14,000 फीट तक की ऊंचाई पर बर्फ नहीं मिलता है। बर्फ पिघल गया होता है वहां का, उसके ऊपर जाना पड़ता है बर्फ देखने के लिए। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। कह रही हैं कि मैं तो बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, लेकिन लायुंग में जब सवेरा हुआ और मैं टहलने निकली तो कहीं भी मुझे बर्फ दिखाई नहीं दिया, बर्फ का एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। याद करिए पिछले कड़ी में मैंने जो आपको लायुंग का जो फोटो भेजा था उसमें पहाड़ काले काले नजर आ रहे हैं। तो देखिए वो पहाड़ और उसमें थोड़े बहुत बर्फ दिख रहे हैं, हालांकि क्योंकि वो फोटो किसी और समय का खींचा गया होगा, हो सकता है फरवरी मार्च का होगा, तो थोड़ा बहुत बर्फ दिख रहा है लेकिन काले पहाड़ दिख रहे हैं क्योंकि बर्फ वहां से हट गए। उसी पर बर्फ रहता है, क्योंकि जाड़े के दिनों में जब आप जाइएगा तो वो वैसा नहीं दिखेगा, वो सफेद दिखेगा।
तो कह रहे हैं कि हम जो मैदानों से आए हुए लोग हैं उनके लिए तो जो बर्फ से ढके पहाड़ हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं होते। फिर आगे, वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी युवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल लगातार कम होते जा रही है। प्रश्न उठ सकता है, लायुंग में बर्फ नहीं थी, इसके पीछे मुख्य वजह थी प्रदूषण का बढ़ना। कह रहा है वो बच्चा, कह रहा है कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होते जा रही है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। फिर उसने बताया कि यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो मणि ने जब सुना कि ये कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कह रहे हैं, तो मणि स्विट्जरलैंड से आ चुकी थी, तो उन्होंने क्या कहा देखिए, कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां शर्तिया बर्फ मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का स्विट्जरलैंड। कटाव जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था। मात्र 500 फीट ऊंचा था, लेकिन सफर पूरे 2 घंटे का था, क्योंकि ऐसे 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 हो करके जाना था। ऐसे नापिएगा तो 500 फीट। 500 फीट मतलब क्या, 50 मंजिली इमारत, लेकिन सफर 2 घंटे का। तो कटाव जो लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफर था, वह नवयुवक हमसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकता पूर्वक देख रही थी। लोग लकड़ी के घरों में है वहां पे, छोटे छोटे घरों में। तो वो जो सिक्किमी युवक लेखिका से बात कर रहा था, तो उसकी पत्नी अपने घर में से खिड़की में से दरवाजे से ऐसा करके देख रही थी। तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुड़ुप कर लिया। गुड़ुप कर लिया मतलब खा लिया। महुआ था, महुए का क्या बनाते होंगे, दारू बनाते होंगे। हमारे सरगुजा में भी बनता है बच्चों ये। मीठी झिड़कियां देकर उसने गाय को भगा दिया। फिर वो जो उसकी पत्नी थी जो दरवाजे से सबको देख रही थी, वो निकली और गाय को हट 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 करके भगा दी वहां से। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर। कटाव का रास्ता और खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। अब क्या था कि ये लोग जब कटाव की ओर चले बच्चों, तो बहुत ही खतरनाक सफर था कटाव का, बहुत ही खतरनाक। अब क्या था कि अब सिर्फ बादल, धुंध, बारिश है ना। धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बारिश हो रही है, क्योंकि ऊंचाई पर बादल है तो बादल से ही तो बारिश होती है। तो वही कह रहे हैं कि 500 फीट की ऊंचाई सुनने में बहुत कम लग रहा है कि यहां से सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई पर कटाव है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। और दूसरी चीज, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस पैराग्राफ में है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए था, वो ये कि कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाया है। इसका क्या कारण है, अब बन गया है, आज बन गया है, लेकिन जिस समय ये पाठ लिखा जा रहा था, जिस समय लेखिका वहां गई थी, उस समय कटाव नहीं बना था टूरिस्ट स्पॉट। क्यों नहीं बना था, लोग जो हैं वो बहुत कम जानते थे कटाव के बारे में, क्योंकि कटाव का रास्ता उस समय नहीं बना था। इसीलिए ना वो कह रही हैं कि 500 फीट ऊंचा चढ़ना था, लेकिन फिर 2 घंटे का सफर था। आज कटाव मैंने लाचुंग से कटाव जो है आज बमुश्किल 1 घंटे का सफर होगा, क्योंकि सड़कें बनी हैं। लेकिन उस समय तो बहुत मुश्किल था वहां जाना। तो परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि उस समय कटाव टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सुर्खियों में नहीं था, उसकी उतनी पहचान नहीं थी, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते थे। तो पहुंच नहीं पाते थे तो जान नहीं पाते थे कि वहां क्या है और वो कैसा है। लेकिन लेखिका तो तय करके आई थी कि मुझे बर्फ देखना है, इसलिए वो तैयार हो गई वहां तक जाने के लिए। तो उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफर कटाव की ओर चलती है। बहुत
उम्मीद थी कि बर्फ मिल जाएगी, उत्तेजना भी थी। उत्तेजना को अंग्रेजी में कहते हैं एक्साइटमेंट। कटाव का रास्ता और भी खतरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब पर बादलों की परत। सब कुछ बादल में, बादल ही बादल चारों ओर। सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। हमारी जीप उन्हीं बादलों में चल रही थी। देखो बच्चों, मानसून के जो बादल आते हैं ना, वो इतनी ही ऊंचाई पे होते हैं, ये जो बरसते रहते हैं, और वहां पर वो उतनी ऊंचाई पे पहुंच गए थे। तो सोचिए, बादलों के बीच में चल रहे हैं वो लोग, क्या जादुई दृश्य रहा होगा। सोचिए तो जरा, कल्पना करिए आप। तो सब कुछ बादल में, बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया था। सब लोग दम साधे बैठे हुए थे। रास्ता बहुत खतरनाक, और उस पर बारिश, और बारिश हो रही है। एक चूक और सब खलास। सांस रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल संभल कर आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। हमारी सांस लेने की आवाजों के सिवाय आसपास का जीवन, जीवन का कोई पता नहीं था। सिर्फ सांसों की आवाज आ रही है, बाकी सब खामोश। कोई जीवन नहीं है वहां पर। कटाव में कौन रहेगा उतनी ऊंचाई पर। फिर नजर पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर। फिर एक होर्डिंग आया बच्चों, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। इफ यू आर मैरिड, इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। इफ यू आर मैरिड, डाइवोर्स स्पीड। यदि आप विवाहित हैं तो स्पीड को तलाक दे दीजिए, स्पीड से मत चलिए। थोड़ी ही दूर पर आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी। थोड़ी दूर और आगे गए तो एक और बोर्ड। क्या लिखा था उसमें? दुर्घटना से देर भली। भले देर हो जाए लेकिन दुर्घटना नहीं होना चाहिए, आप धीरे चलिए। सावधानी से मौत टली, और अगर आप सावधान रहेंगे तो मरेंगे नहीं। तो जगह जगह पर बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा में उठ सकता है कि जगह जगह पर बोर्ड दिख रहे हैं, उससे क्या सिद्ध हो रहा है, उस पर प्रकाश डालिए। तो आप इन सबों का उल्लेख करेंगे कि क्या क्या बोर्ड दिख रहे हैं और इसका क्या फायदा है, ये चेतावनियां क्यों लिखी हैं, उससे हमें क्या एहसास हो रहा है, कैसा ज्योग्राफिकल कंडीशन है, कैसी भौगोलिक स्थिति है, ये सारा चीज। ठीक है। करीब आधे घंटे बाद धुंध छटी। आधे घंटे बाद बादल हट गया, धुंध छटी, साथ ही सृष्टि और हमारे बीच फैला सन्नाटा भी हटा। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। पहुंच गए लोग कटाव, समझे? कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी। उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया। प्रतिवाद मतलब रोका नार्गे को। क्या कहा? नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर। कटाव जो है स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत है हमारे देश का, कहती है मणि। ना ना, जैसे ही नार्गे बोला कि ओ कटाव स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड, हमारे देश का स्विट्जरलैंड, देखो कह रहा है ना, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, तुरंत मणि कहती है नहीं, मैं स्विट्जरलैंड होके आ गई हूं, मैंने देखा है, स्विट्जरलैंड भी इतना खूबसूरत नहीं है, ना इतनी ऊंचाई पे भी नहीं है। मतलब कि कटाव जो है वो स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। ठीक। हम कटाव के करीब आ रहे थे क्योंकि दूर से ही बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे। पास में जो पर्वत थे वे आधे हरे काले दिख रहे थे। लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो। एक पहाड़ बनाइए, उस पर आप पाउडर छिड़क दीजिए, तो जिस तरह से पाउडर गिरेगा उसके ऊपर, बिल्कुल वैसा ही पहाड़ सफेद सफेद दिखने लगे। हाँ, लग रहा था जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर पाउडर छिड़क दिया हो।
कहीं पाउडर बची रह गई हो और कहीं वह धूप में बह गई हो। नार्गे ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह। बर्फ का जो सर्फ का फेन होता है, जो सर्फ होता है ना, साबुन का जो झाग होता है, बिल्कुल वैसा झाग से ढका हुआ हिमालय दिखने लगा। मतलब जिस चीज को देखने आए थे वो अब सामने दिख रहा था, हिमालय दिख रहा था सामने, सफेद बिल्कुल। देखिए देखिए, एकदम ताजा बर्फ है, लगता है रात में गिरी है बर्फ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अब हमें पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे, साबुन के झाग की तरह सब और गिरी हुई बर्फ। मैं जीप की खिड़की से मुंडी निकाल निकाल कर दूर दूर तक देख रही थी, चांदी के समान चमकते हुए पहाड़। निकाली सिर, मुंडी बाहर ऐसे ऐसे करके देख रही है, अवाक रह गई है कि ये भी कोई दृश्य है, इतना खूबसूरत। एकाएक जितेन ने पूछा। अब जितेन बोला, जितेन कई बार जा चुका है वहां पे, वो तो गाइड है, तो पूछा कैसा लग रहा है। तो लेखिका कहती है कि मैंने जवाब दिया, राम रोछो। राम रोछो नेपाली भाषा है। तो जब नार्गे जो अपनी भाषा सुनता है ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने जवाब दिया राम रोछो। वह उछल पड़ा, नार्गे उछल पड़ा, अरे ये नेपाली बोली कहां से सीखी आपने। अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा, और तभी किसी चमत्कार की तरह हल्की हल्की बर्फ एकदम महीन महीन मोती की तरह गिरने लगी। और तभी एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ, जैसे ही ये बोली राम रोछो तो जितेन बहुत खुश हुआ कि अरे ये तो नेपाली भाषा में बोल रही है। मतलब कि अपनी भाषा को लेकर जितेन इतना खुश था कि कोई बाहरी आदमी नेपाली बोल रहा है, इतना खुश था वो। बच्चों, क्या आप किसी को अच्छा हिंदी बोलते सुनकर खुश होते हैं? और आप तो सरगुजा में रह रहे हैं, क्या आपको सरगुजिया आती है? क्या आपको अपनी भाषा पर गर्व है? बहुत सारे सवाल हैं, देखिए यहाँ पे। आप हिंदी भाषी हैं, क्या आपको हिंदी बोलने पे गर्व है? आप सरगुजा के रहने वाले हैं, सरगुजा में लंबे समय से रह रहे हैं, क्या आपको सरगुजिया की समझ है? क्या आप सरगुजिया जानते हैं? आपके माता पिताजी लोग जिस मूल भाषा जो मूल भाषा है उनकी, जैसे कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, कुछ लोग हरियाणा से, कुछ लोग कहीं से आए, कुछ लोग बंगाल से, कुछ लोग इधर से, कुछ लोग उधर से, तो क्या वो भाषा आपको आती है? जैसे हम लोग भोजपुरी क्षेत्र से हैं, मुझे बहुत अच्छी भोजपुरी आती है। क्या आपके माता पिता जहां से आए हैं उस भाषा को आपने कभी सीखने की कोशिश की? तमाम सवाल उठते हैं आपसे, देख लीजिए। हालांकि अब घरों में हिंदी चलती है, हमारे यहाँ भी हिंदी चलती है, और भोजपुरी का संस्कार बच्चों में नहीं आ पाया है। मुझे दुख है इस बात का। तो और तभी किसी चमत्कार की तरह, तभी चमत्कार हुआ और बर्फ पड़ने लगी, धीरे 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 बर्फ की वर्षा होने लगी। मतलब सब कुछ लेखिका जैसा सोच रही थी वैसा ही हो रहा था। अचानक चमत्कार की तरफ बर्फबारी होने लगी वहां पे, ठीक है, रुई की तरह। फिर बोलता है कि तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊ छ, तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊ छ, नेपाली भाषा है। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहुं ओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए झूम झूम कर वह गाने लगा था। वह गा रहा था कि तुम्हारा प्यार मुझे सताता है। कोई गीत होगा नेपाली भाषा का, वो गीत अचानक उसे याद आ गया, तो वो उस गीत को गाने लगा। जैसे अक्सर हम बहुत खुश होते हैं तो गाना नहीं गाने लगते हैं। जैसे कि पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि वो लोग सुहाना सफर और ये मौसम हसीन करके गाने लगे, तो ये वाला गाना मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं सुनवा देता आपको। तिमरो माया सेंधे मलाई सताऊ छ, तुम्हारा प्यार मुझे रुलाता है, सताता है।
चहुओर बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। प्रेम की झील में तैरते हुए वह झूम झूम गाने लगा था। हम सभी सैलानी अब जीप से बाहर बर्फ पर कूदने लगे थे। वहां बर्फ सर्वाधिक थी, घुटनों तक नरम नरम बर्फ, पूरा घुटना जो है बर्फ में धंस जा रहा था। घुटनों तक नरम नरम बर्फ, ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। आसमान और पहाड़ लग रहा था कि आपस में मिल गए हैं। ऊपर आसमान और बर्फ से ढके पहाड़ एक हो रहे थे। कई सैलानी बर्फ पर लेटकर हर लम्हे की रंगत को कैमरे में कैद करने लगे थे। और जो टूरिस्ट थे वो वहां पर कूद कूद के, बर्फ में सो के, ऐसे करके वैसे करके, अब आप याद करिए कि आप सेल्फी खिंचवाते हैं तो क्या करते हैं। वैसा ही कुछ वहां पे दृश्य हो गया था। जितने भी टूरिस्ट हैं वो सब लेट के, सो के, एक पैर पे खड़े होके, ऐसे करके फोटो खिंचवाने लगे हिमालय के सामने। और उस समय तो बच्चों मोबाइल का भी जमाना नहीं था। कैमरे में बकायदे रील भरी जाती थी और उस रोल की एक निश्चित संख्या होती थी कि आप एक बार एक रोल भरेंगे तो 25 या 26 फोटो खींच सकते हैं। आपको मालूम है, आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो बताएंगे कि पहले ये तय होता था कि आप कितने फोटो का रोल डलाएंगे अपने कैमरे में। तो हम लोग जो थे 32 फोटो का रोल डलवाते थे। तो 32 फोटो का रोल डलवाते थे तो वो रोल जो है वो इधर लपटाता था। एक बार फोटो खींच के चियों ऐसे करके घुमाते थे तो वो रील आगे चला जाता था। फिर दूसरा क्लिक करते थे, फिर चियों, फिर वो रोल आगे चला जाता था। फिर तीसरा फोटो खींचते थे। तो इस तरह से 32 फोटो वाले रोल में आप यूं समझिए कि बमुश्किल 27-28 फोटो खींच पाते थे। 2-3 फोटो खराब हो जाते थे। तो इस तरह से वहां पे लोग फोटो खींचना शुरू किया। आज के मोबाइल की तरह थोड़ी है कि खड़े हुए खचा, खड़े हुए खचा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है बच्चों, घड़ी कह रही है कि अब बस करिए। पीछे वाले बच्चे भी मुझे इशारा कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं कि सर समय हो गया। ठीक है भाई, बंद करते हैं। तो बच्चों अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और अब बहुत कम बचा हुआ है। अगली कड़ी में हम इसे जरूर समाप्त कर देंगे और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तरों पर चर्चा होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो अगली कक्षा होगी उसमें जितने भी कमेंट आए हैं मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को। नमस्कार।